नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा मिशन से भविष्य में महामारी जैसे हालात से निपटने में मदद मिलेगी। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 102 करोड़ 96 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.19%। संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने अमृत महोत्सव पॉडकास्ट का शुभारंभ किया। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई कर रहा है। भारत और एशियाई विकास बैंक ने मिजोरम में शहरी यातायात में सुधार के लिए प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। देश भर में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति को 4 देशों के राजदूतों ने अपने परिचय पत्र सौंपे। अफगानिस्तान में काबुल में महिलाओं ने लड़कियों के स्कूल बंद करने पर प्रदर्शन किया और 2020 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के साथ मैच में पहले गेंदबाजी कर रहा है। समाचार संध्या में अतहर सईद के साथ मैं चंद्रिका जोशी। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन से भविष्य में वैश्विक महामारी जैसी स्थिति से निपटने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि कोविड ने देश में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में सुधार का अवसर दिया है और सरकार ने 64,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ ही प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन शुरू किया है। कोविड क्राइसिस ने हमें SWOT एनालिसिस करने के लिए अवसर दिया। भविष्य में कोई भी पैंडेमिक आए तो हम उसका सामना कर सके, इसलिए आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन जन्म हुआ है। 64,000 करोड़ रुपीस इस योजना पर खर्च किया जाएगा और उसमें टारगेट सेक्टर है ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और नेशनल। सभी लेवल पर अच्छी लेबोरेटरी हो, ऑल डायग्नोसिस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो और जहां ऑल टाइप ऑफ रिपोर्ट मिल सके उसकी फैसिलिटी हो। एक इतनी महत्वपूर्ण योजना है। श्री मांडविया ने कहा कि कैंसर और मधुमेह जैसे रोगों के इलाज तथा प्राथमिक स्तर पर उपचार के लिए सरकार ने 1.5 लाख स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र स्थापित करने का फैसला लिया। देश में ऐसे लगभग 79,000 केंद्र शुरू हो गए हैं। हर 4-5 गांव के बीच में देश के नागरिक को ट्रीटमेंट मिले, उसको प्राइमरी हेल्थ चेकअप हो जाए, डायबिटिक पेशेंट की जांच, बीपी, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ओरल कैंसर, ये सभी की प्राइमरी लेवल पर जो चेकअप हो जाए तो हम नागरिक को बचा सकते हैं। और इसलिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर देश में 1,50,000 बनाने का निर्णय किया। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत उपचार से लेकर महत्वपूर्ण अनुसंधानों तक की सेवाओं के लिए देश के हर कोने में तंत्र बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य अगले 4 से 5 वर्ष में गांवों, ब्लॉकों, जिलों, क्षेत्रों तथा राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर रोगों के लिए स्वास्थ्य देखभाल तंत्र को मजबूत करना है। योजना के अंतर्गत गांवों और शहरों में स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र खोले जाएंगे, जहां बीमारियों की जांच की सुविधा होगी। इन केंद्रों पर निःशुल्क चिकित्सा परामर्श, निःशुल्क जांच, निःशुल्क दवा जैसी
सुविधाएं उपलब्ध होंगी। गंभीर बीमारी के लिए 600 जिलों में 35,000 नए बिस्तर जोड़े जा रहे हैं तथा 125 जिलों में रेफरल सुविधाएं दी जाएंगी। इस योजना का दूसरा पहलू बीमारियों का पता लगाने के लिए जांच तंत्र से संबंधित है। योजना का तीसरा पहलू वैश्विक महामारियों का अध्ययन करने वाले संस्थानों का विस्तार करने से संबंधित है। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 102 करोड़ 96 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 12,428 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई, जो कि 238 दिन में सबसे कम है। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 98.19% है। कल 15,950 से अधिक मरीज संक्रमण से ठीक हुए। अब तक 3 करोड़ 35,83,318 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या 1,63,816 है, जो कि कुल मामलों के 1% से भी कम है। देश में अब तक 60 करोड़ 19 लाख से अधिक कोरोना की जांच हो चुकी है। महाराष्ट्र सरकार ने उपनगरीय लोकल ट्रेनों में यात्रा करने के लिए यूनिवर्सल पास प्राप्त करने के लिए सरकारी आवश्यक सेवाओं और नगर पालिकाओं के कर्मचारियों के लिए पूरी तरह से टीकाकरण अनिवार्य कर दिया है। वर्तमान में चिकित्सा सेवाओं, दूरसंचार क्षेत्र, गैस आपूर्ति, जल प्रदाताओं और सरकारी कर्मचारियों जैसी आवश्यक सेवाओं को उनके टीकाकरण की स्थिति के बावजूद पास जारी किए गए हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आवश्यक सेवाएं प्रभावित न हों। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे से कोरोना जागरूकता श्रृंखला पर हिंदी और अंग्रेजी में लाइव फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। इसे FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। मैक्स अस्पताल साकेत नई दिल्ली के डॉक्टर बलबीर सिंह श्रोताओं के कोरोना संक्रमण से संबंधित सवालों के जवाब देने के लिए उपस्थित रहेंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञ से टोल फ्री नंबर 1800-115767 और टेलीफोन नंबर 011-2331-4444 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts #AskAIR पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। आकाशवाणी के साथ विशेष साक्षात्कार में डॉक्टर श्रीनाथ रेड्डी ने कहा कि रूस और ब्रिटेन में डेल्टा वेरिएंट फैलने से कोविड संक्रमण फिर उभर रहा है। वहां रोग प्रतिरोधक क्षमता कोविड के नए रूप में निष्प्रभावी हो गई है। ब्रिटेन, रशिया में जो वैक्सीन जो पहले लग चुके हैं डेल्टा वेरिएंट का प्रवेश के पहले, वो वैक्सीन से जो इम्यूनिटी बना था वो कुछ महीनों में कुछ कम हो गया, और जब डेल्टा वेरिएंट का प्रवेश उन देशों में हुआ, जो इम्यूनिटी था वो डेल्टा वेरिएंट के सामने उतना शक्तिशाली नहीं रहा। मगर हमारे यहाँ पे थोड़ा वैक्सीन की वजह से, थोड़ा इन्फेक्शन की वजह से ये डेल्टा वेरिएंट के प्रति काफी लोगों को इम्यूनिटी मिल चुका है। हालांकि हमें अभी भी सावधानी बरतना चाहिए। जितने ज्यादा लोग वैक्सीन लेंगे उससे सभी लोगों का फायदा होता है। आजादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने आज अमृत महोत्सव पॉडकास्ट का शुभारंभ किया। पॉडकास्ट की ये श्रृंखला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले लोगों और आंदोलनों के प्रति श्रद्धांजलि है। पहली श्रृंखला जरा याद करो कुर्बानी का प्रसारण आजाद हिंद फौज पर आधारित था। नए धारावाहिक साप्ताहिक आधार पर जोड़े जाएंगे। संस्कृति मंत्रालय ने कहा है कि ये पॉडकास्ट भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरा होने के अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों का स्मरण करने के लिए शुरू किया गया है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सभी प्रयास कर रहा है। उपभोक्ता मामलों के विभाग की सचिव लीना नंदन ने आज नई दिल्ली में बताया कि ये स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के समारोह आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्राधिकरण ने गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों का उल्लंघन कर नकली वस्तुओं की बिक्री करने वालों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। अनिवार्य मानकों के उल्लंघन को मानक ब्यूरो अधिनियम के अंतर्गत संज्ञेय अपराध माना गया है। कुछ नकली वस्तुओं का इस्तेमाल जोखिमपूर्ण होने के कारण प्राधिकरण इनके अनुचित व्यापार पर स्वयं संज्ञान भी लेता है। सुश्री लीना नंदन ने बताया कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कहा गया है कि ऐसी वस्तुओं का निर्माण और बिक्री पर रोक लगाने के लिए जिला कलेक्टरों और पुलिस आयुक्तों के सहयोग से अभियान चलाया जाए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने डॉक्टरों की लापरवाही के कारण कोविड मरीज की मृत्यु पर श्रम और रोजगार मंत्रालय को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कोविड रोगी की मृत्यु दिल्ली के कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पताल में हुई थी।
आयोग ने श्रम मंत्रालय के सचिव से पूछा है कि चिकित्सा लापरवाही के कारण हुई मृत्यु पर मृतक के निकट संबंधी को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की सिफारिश क्यों नहीं की। सचिव से मामले की जांच रिपोर्ट जमा करने के लिए भी कहा गया है। आयोग ने पाया कि भारतीय संविधान के अंतर्गत इस लापरवाही से स्वास्थ्य का अधिकार और जीवन के अधिकार का उल्लंघन हुआ। उच्चतम न्यायालय ने सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों को पदोन्नति में आरक्षण देने के मुद्दे पर फैसला आरक्षित रखा है। न्यायमूर्ति नागेश्वर राव की अध्यक्षता में 3 न्यायाधीशों की पीठ ने इस बारे में सभी पक्षों की दलीलें सुनी। केंद्र सरकार ने पीठ के समक्ष कहा था कि ये जीवन की सच्चाई है कि लगभग 75 वर्ष बाद भी अनुसूचित जातियों और जनजातियों को अग्रणी जातियों के समान स्तर पर नहीं लाया जा सका। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों को ग्रुप ए की नौकरियों में उच्च पद पाने में काफी मुश्किल होती है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि शीर्ष न्यायालय को रिक्त पदों को भरने में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कोई ठोस आधार देना चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा मिशन से भविष्य में महामारी जैसे हालात से निपटने में मदद मिलेगी। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 102 करोड़ 96 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.19%। संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने अमृत महोत्सव पॉडकास्ट का शुभारंभ किया। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई कर रहा है। भारत और एशियाई विकास बैंक ने मिजोरम में शहरी यातायात में सुधार के लिए प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। देश भर में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति को 4 देशों के राजदूतों ने अपने परिचय पत्र सौंपे। अफगानिस्तान के काबुल में महिलाओं ने लड़कियों के स्कूल बंद करने पर प्रदर्शन किया और 2020 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के साथ मैच में पहले गेंदबाजी कर रहा है। स्वाधीनता संग्राम के वे निशान जो साक्षी हैं हमारे सेनानियों के संघर्ष और बलिदान के। आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष श्रृंखला निशान। हर बुधवार को शाम 4:45 पर कार्यक्रम परिक्रमा में FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। केंद्र और एशियाई विकास बैंक ADB ने आज मिजोरम में आइजोल में शहरी यातायात में सुधार के लिए परियोजना से जुड़ी गतिविधियों को समर्थन देने के लिए $45 लाख के प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग PRF ऋण से जुड़े करार पर हस्ताक्षर किए। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव रजत कुमार मिश्रा ने बताया कि PRF आइजोल में शहरी यातायात के लिए दीर्घावधि के उपाय विकसित करने में समर्थन देगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज एशियाई बुनियादी ढांचा विनिवेश बैंक के संचालक बोर्ड की 6ठी वार्षिक बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग लिया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के देश में सामाजिक सुरक्षा तथा आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज और विभिन्न क्षेत्रों में समय पर किए गए ढांचागत सुधारों ने अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान किया है।
श्रीमती सीतारामन ने कहा कि माइक्रो वित्त संस्थानों के लिए ऋण गारंटी योजना, राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता के जरिए परियोजना निर्यात संवर्धक उर्वरकों के लिए अतिरिक्त सब्सिडी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न और चिकित्सा संबंधी विभिन्न योजनाओं से विशेषकर गरीब लोग लाभान्वित हुए हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि जीवाश्म ईंधन मुक्त अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की प्राप्ति में भारत और स्वीडन के बीच ऊर्जा सहयोग दीर्घकालिक होगा। भारत स्वीडन नवाचार में उन्होंने कहा कि चूंकि भारत स्वच्छ ऊर्जा के लिए प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर जोर दे रहा है, इसलिए 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्टॉकहोम यात्रा के दौरान ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को महत्वपूर्ण माना गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज लग्जमबर्ग, स्लोवेनिया, इसराइल और मिस्र के राजदूत के परिचय पत्र स्वीकार किए। कोविड महामारी के बाद राष्ट्रपति भवन में इस प्रकार का पहला आयोजन हुआ। राष्ट्रपति ने चारों राजदूतों से अलग अलग बातचीत भी की। श्री कोविंद ने भारत के साथ संबंध मजबूत करने में उनकी सफलता की कामना की। राजदूतों ने भारत के साथ संबंध बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। देश भर में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सुरेश पटेल ने आज सतर्कता आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारत के पास राष्ट्रीय अखंडता और नैतिकता की लंबी और बहुत पुरानी परंपरा है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह पर एक संदेश में श्री कोविंद ने कहा कि सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि वे सतर्क रहें और जीवन के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए काम करें। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आशा व्यक्त की कि सभी नागरिक और हितधारक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 7 वर्ष में सरकार ने भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी नागरिकों को भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए स्वयं को फिर से समर्पित करना चाहिए। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने तथा युवाओं में नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण आधार हैकेथॉन 2021 का आयोजन कर रहा है। ये 28 से 31 अक्टूबर तक आयोजित होगा। हैकेथॉन को लेकर अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि नवाचार मात्र एक शब्द या कोई घटना नहीं है, बल्कि ये एक निरंतर प्रक्रिया है। आधार हैकेथॉन 2021 से लोगों में तकनीकी नवाचारों के जरिए पंजीकरण और सत्यापन संबंधी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का उपयोग करने का अनुभव बढ़ेगा। हैकेथॉन में 2 मुख्य विषयों पंजीकरण और हंदवाड़ा में मेडिकल कॉलेज सहित 4000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। 26 अक्टूबर के दिन सन 1947 में महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर के भारत में विलय के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके बाद जम्मू कश्मीर भारतीय संघ में शामिल हुआ था। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने 27 अक्टूबर को इसे स्वीकृति दी थी और उसी दिन तड़के भारतीय सेना की प्रथम सिख बटालियन हवाई जहाज से श्रीनगर पहुंची, जहां उसने पाकिस्तान समर्थित कबायली हमले का प्रतिरोध किया। जम्मू कश्मीर की रियासत अमृतसर की संधि के अंतर्गत 1846 में ब्रिटिश शासन में शामिल की गई थी। कबायलियों ने महाराजा की सेना के मामूली प्रतिरोध के बाद उड़ी और बारामूला पर कब्जा कर लिया और ऐसा लग रहा था कि जल्द ही श्रीनगर पर भी कबायलियों का कब्जा हो जाएगा। 24 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह ने हमलावरों को रोकने के लिए भारत से सैन्य सहायता मांगी। लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता वाली भारत की रक्षा समिति ने
25 अक्टूबर 1947 को महाराजा के इस आग्रह पर विचार किया। समिति का निष्कर्ष था कि कश्मीर सरकार के पहले आग्रह के अनुसार हथियार और गोला बारूद भेजना तुरंत आवश्यक था, ताकि श्रीनगर में स्थानीय लोग हमलावरों से बचाव करने में समर्थ हो सकें। रक्षा समिति ने तत्कालीन गृह सचिव वीपी मेनन को उसी दिन मौके पर अध्ययन के लिए भेजा। वे अगले दिन नई दिल्ली लौट आए। उन्होंने सुझाव दिया कि हमलावरों से कश्मीर को बचाने के लिए सेना को कश्मीर भेजना पहली आवश्यकता है। आखिरकार महाराजा ने 26 अक्टूबर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। आज महान स्वाधीनता सेनानी और प्रतिष्ठित पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी की भी जयंती है। उनका जन्म 1890 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के अतरसोया गांव में हुआ था। उनके पिता शिक्षक थे। विद्यार्थी ने स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद कायस्थ पाठशाला कॉलेज में नामांकन कराया, लेकिन आजीविका कमाने में परिवार की सहायता करने के कारण वो स्नातक पूरी नहीं कर सके। बाद में वे कर्म योगी में लिखने लगे, जिसे क्रांतिकारी गदर आंदोलन के नेता पंडित सुंदरलाल निकाल रहे थे। 23 वर्ष की उम्र में विद्यार्थी ने प्रकाशन छोड़ दिया और कानपुर चले गए। वहां उन्होंने 1920 में अपना साप्ताहिक पत्र प्रताप शुरू कर दिया। उसी वर्ष उन्हें रायबरेली के किसान आंदोलन में भाग लेने के कारण 2 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा हुई। उन्होंने न केवल स्वाधीनता संघर्ष के बारे में खूब लिखा, बल्कि समाज में बराबरी के बारे में भी लेख लिखे। अपने तेवर के चलते प्रताप जल्द ही स्वाधीनता आंदोलन का प्रमुख मंच बन गया। विद्यार्थी ने जनता में रचनात्मक सोच विकसित करने के लिए भी पत्रकारिता का बखूबी उपयोग किया। गणेश शंकर विद्यार्थी ने हिंदुस्तान बिरादरी नामक संगठन बनाने में भी प्रमुख भूमिका निभाई। इस संगठन ने सांप्रदायिक भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए तमाम त्योहारों पर संयुक्त समारोह आयोजित किए। गणेश शंकर विद्यार्थी असहयोग आंदोलन के दौरान प्रभावशाली नेता के रूप में भी उभरे। विद्यार्थी जी ने 1917-18 में होम रूल लीग आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई और कानपुर की कपड़ा मिलों के कामगारों की पहली हड़ताल का नेतृत्व किया। उन्होंने खुले दिल से भारतीय क्रांतिकारियों का समर्थन किया। भगत सिंह ने भी प्रताप में काम किया था। वहां वे बलवंत सिंह के नाम से लेख भी लिखते थे। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी के तुरंत बाद कानपुर में दंगे हो गए थे। कानपुर के शेर के रूप में मशहूर विद्यार्थी ने दंगे रोकने और शांति कायम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दुर्भाग्य से तीनों क्रांतिकारियों के फांसी के 3 दिन बाद 25 मार्च 1931 को दंगों में विद्यार्थी की भी हत्या कर दी गई। विद्यार्थी को श्रद्धांजलि देते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा था, In pursuance of his dream of a strong and united India, he sacrificed his life for peace and non-violence like a true disciple of Mahatma Gandhi. विद्यार्थी की मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हुए महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में लिखा था कि उनका रक्त ऐसा सीमेंट है जो अंततः दोनों समुदायों को एकजुट करेगा। जाने माने इस पत्रकार की स्मृति में भारत सरकार ने 1989 में गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार की शुरुआत की। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ की इस कड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद। मजबूत वैश्विक संकेतों के बीच सेंसेक्स और निफ्टी आज 0.5% से अधिक की तेजी में रहे। सेंसेक्स फिर 61,000 के स्तर को पार कर गया और निफ्टी भी 18,200 के ऊपर पहुंच गया। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 61,350 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 18,268 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 74 रुपये 96 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ और ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य बढ़कर $86 प्रति बैरल के स्तर को पार कर गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अफगानिस्तान में आज महिलाओं ने लड़कियों के स्कूल बंद करने के खिलाफ काबुल में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने इस मुद्दे पर निष्क्रियता दिखाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निंदा की।
उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, मानवाधिकार संगठनों और संयुक्त राष्ट्र पर आरोप लगाया कि वे अफगान महिलाओं के प्रति तालिबान के रवैये पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान के सम्मेलन में भाग न लेने के लिए संगठन ने म्यांमार की सैन्य सरकार की भर्त्सना की है। आसियान सम्मेलन आज शुरू हुआ। इससे पहले आसियान ने म्यांमार की भागीदारी को गैर राजनीतिक घोषित कर दिया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आसियान चार्टर के उल्लंघन के कारण म्यांमार ने इसे ठुकरा दिया। आसियान द्वारा म्यांमार की भागीदारी को गैर राजनीतिक प्रतिनिधि के रूप में डाउनग्रेड करने का निर्णय लेने के बाद म्यांमार ने 38वें शिखर सम्मेलन में किसी भी प्रतिनिधि को भेजने से इनकार कर दिया था। आसियान का यह अभूतपूर्व कदम उस समय उठाया गया जब म्यांमार ने आसियान के विशेष दूत को लोकतंत्र बहाली के लिए म्यांमार के दौरे की अनुमति नहीं दी। इस स्थिति के लिए म्यांमार को जिम्मेदार ठहराते हुए कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन ने कहा कि आसियान ने म्यांमार को नहीं निकाला, बल्कि म्यांमार ने आसियान के अंदर अपना अधिकार छोड़ दिया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने भी कहा कि आसियान के लिए सदस्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने के सिद्धांत का सम्मान महत्वपूर्ण है, लेकिन हम लोकतंत्र, सुशासन, मानवाधिकारों के सम्मान और एक संवैधानिक सरकार जैसे अन्य सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए भी बाध्य हैं। राजेश झा, आकाशवाणी समाचार, ढाका। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के पूजा स्थलों पर हुए हमलों के मद्देनजर ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस डीएमपी ने अपने बल को हिंदू मंदिरों की सुरक्षा के निर्देश दिए हैं। डीएमपी आयुक्त शफीकुल आलम ने कल बताया कि पुलिस ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सक्रिय है और सतर्कता बरत रही है। उन्होंने पूजा स्थलों पर सुरक्षा बढ़ा दी है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि दीर्घावधि और व्यापक दृष्टिकोण के साथ पहल करने की क्षमता वाले अधिकारी प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोण का लक्ष्य हासिल करने में सहयोग करेंगे। मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में पहले सामान्य मध्य करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागियों से डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस पाठ्यक्रम के 150 अधिकारी न्यू इंडिया के निर्माता बनने जा रहे हैं। क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक के अंतर्गत नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज शिलांग डिब्रूगढ़ मार्ग पर सीधी उड़ान को रवाना किया। श्री सिंधिया ने कहा कि शिलांग विश्व के सबसे ऊंचे और ठंडे स्थानों में से एक है और ये न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने कहा कि 2014 में पूर्वोत्तर में केवल 6 हवाई अड्डे काम कर रहे थे और अब ये संख्या 15 हो गई है। पेरिस में समीर वर्मा फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। समीर ने कोरिया के ली डोंग क्यून को 21-14, 21-12 से हराया। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और एन सिक्योरिटी की जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। शारजाह में 2020 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप 2 के मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के साथ ताजा समाचार मिलने तक 12वें ओवर में 3 विकेट पर 63 रन बना लिए थे। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। उधर दुबई में ग्रुप 1 के मैच में दक्षिण अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। 144 रन के लक्ष्य को दक्षिण अफ्रीका ने 19वें ओवर में हासिल कर लिया। वेस्टइंडीज की इस प्रतियोगिता में यह लगातार दूसरी हार है। केरल में उत्तर पूर्व मानसून की शुरुआत के साथ राज्य के 12 जिलों में येलो अलर्ट घोषित कर दिया गया है। कन्नूर और कासरगोड को छोड़कर सभी जिले येलो अलर्ट के तहत हैं। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बनने और इससे कम दबाव के क्षेत्र में बढ़ने की संभावना है। पर्वतीय क्षेत्रों में तेज बारिश हो सकती है। इन इलाकों में हाल ही में तेज बारिश हुई थी, उन्हें हाई अलर्ट पर रखा गया है। कल 11 जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2021 के दौरान मतदाता शिक्षा और जागरूकता के बारे में सर्वोत्तम प्रचार अभियान के लिए राष्ट्रीय मीडिया पुरस्कार के वास्ते मीडिया समूहों से प्रविष्टियां आमंत्रित की हैं। कुल 4 पुरस्कार दिए जाएंगे। ये प्रिंट मीडिया, टेलीविजन, रेडियो और ऑनलाइन के लिए होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा मिशन से भविष्य में महामारी जैसे हालात से निपटने में मदद मिलेगी। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 102 करोड़ 96 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.19%।
संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने अमृत महोत्सव पॉडकास्ट का शुभारंभ किया। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई कर रहा है। भारत और एशियाई विकास बैंक ने मिजोरम में शहरी यातायात में सुधार के लिए प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। देश भर में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति को 4 देशों के राजदूतों ने अपने परिचय पत्र सौंपे। पेरिस में फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में समीर वर्मा सिंगल्स के दूसरे दौर में पहुंचे और 2020 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।